हेलो भाई, आज हम आप लोगों को क्लास 10th में भारत में राष्ट्रवाद के उदय में जो आप देखेंगे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। हमने असहयोग आंदोलन के बारे में बता चुके हैं। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें आप देखेंगे यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो यह 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ होता है, यानी स माने साथ, विनय माने विनय के साथ क्या करना, अवज्ञा का मतलब उल्लंघन और आंदोलन का मतलब आंदोलन करना, विरोध करना। यानी जो है विनय के साथ जो है हम क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, उल्लंघन करेंगे, इस तरह से विरोध करेंगे। एक विनय के साथ मतलब कि हम हिंसात्मक आंदोलन नहीं करेंगे, बल्कि एक तरह से विनय के साथ हम आंदोलन करेंगे। कि इसमें क्या हुआ था कि हमारे देश में आप देखेंगे अंग्रेज क्या किए थे, जो नमक पर भी जो है कर लगा दिए थे। किस पे लगाए थे, नमक पर कर लगा दिए थे। जब नमक पे कर लगा दिए थे तो आपको पता है कि नमक एक ऐसी जो है खाने की वस्तु है जिसके कारण से आप देखेंगे उसके बिना जो है किसी का जीवन सही नहीं से चल पाएगा। इस कारण से क्या कर रहे लोग, जब लोग इसका आंदोलन करने लगे तब इसमें महात्मा गांधी जी और सभी लोग मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी को हम कहते हैं दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है कि दांडी मार्च क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, और नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह का मतलब होता है नमक पर जो है सत्याग्रह जो लगा गया था उसको हम क्या करना, विनय के साथ उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसको नमक लगे कर को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे, तो इस तरह से हम देखेंगे सविनय के अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। तो हम कुछ कारणों को देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण आप देखेंगे क्या था कि साइमन कमीशन का विरोध करना। क्योंकि आप देखेंगे जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उस समय क्या हुआ था कि जब कमीशन भारत में आया था उसके हर जगह जगह पे विरोध किया गया था, क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे और वे लोग आए थे कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से उस समय चल रही थी उसी को शांत करने के लिए योजना बना करके आए थे कि उनको शांत कर दिया जाए। लेकिन यहाँ के लोगों की उन लोगों की चाल समझ में आ गई थी और साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जगह जगह पे उसको काले झंडे दिखाए गए थे। और इसी कारण थे उसी में आप देखेंगे पंजाब के लाला लाजपत राय जो थे, जो गरम दल के नेता, क्रांतिकारी नेता थे, उनके अंग्रेजों के द्वारा उन पे लाठी चार्ज करा दी गई थी इसका विरोध करने पर। तो इस तरह से उनकी आप देखेंगे घायल होकर के उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमारे देश के लोगों के प्रति जो इन महान क्रांतिकारियों का जो बलिदान था और आप देखेंगे उनके प्रति जो है एक तरह से और विरोध की भावना लोगों के अंतर्गत थी कि अब हमें स्वतंत्रता को मतलब प्राप्त करना है। इस कारण से अब वे लोग उत्तेजित हो चुके थे और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना। दूसरा कारण आप देखेंगे कि 1929 में आप देखेंगे लाहौर कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी गई थी कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। और इस कारण से अब यह भी भावना लोगों के अंतर्गत जो घोषणा हो चुकी थी कि लाहौर कांग्रेस में हमें आजादी मिले और इस तरह से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उसको लेकर के लोग आगे की तरफ बढ़े और इसी में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना। आगे देखेंगे अंग्रेजों का कठोर दमन चक्र। और अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों का जो कठोर दमन नीति थी वो एक तरह से कठोरता लोगों के साथ पेश आते थे और उनके नए नए नियम कानून जो लोगों के एकदम आहत करते थे, उनको बहुत एकदम से पीड़ित करते थे, उनके लिए बहुत एक तरह से कठोर होते थे, जो कि असहनीय थे। और इस असहनीय पीड़ा से दूर होने के लिए महात्मा गांधी जी और उनके अनुयायी जो थे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसमें आप देखेंगे यह तो था कारण था, क्या था पहला कारण, साइमन कमीशन का विरोध करना। क्योंकि इसमें जो साइमन कमीशन के विरोध करते हुए आप देखेंगे लाला लाजपत की मृत्यु हो चुकी थी, उसका जो है एक तरह से बदला लेने के लिए। और आप देखेंगे 1929 में कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसका भी जो है उद्देश्य बन गया था कि हमें जल्दी से जल्दी आजादी मिले और अंग्रेजों का विरोध करना है। इसके बाद आप देखेंगे अंग्रेजों की जो कठोर दमन नीति थी उसके खिलाफ यह बहुत बड़ा आंदोलन था। और आप देखेंगे इसके बाद जो भारत की जनता को
एकदम स्वतंत्रता की चाह थी कि हमें कब स्वतंत्रता मिले, कब आज़ादी मिले। इस कारण से इस आंदोलन में आप देखेंगे महात्मा गांधी जी के साथ जो है बढ़ चढ़ के लगे। क्यों कि इसमें आप देखेंगे नमक पर जो कर लगाया गया यह एक तरीके से बहुत गलत था, क्योंकि वह खाने पीने वाली चीज थी, सबसे मतलब एक उपयोगी सभी सबके लिए थी, जो कि इस पे लगा गई गरीब अमीर के लिए। समझ लीजिए कि गरीबों के लिए कर देना बहुत मुश्किल हो गया था, और इस कारण से इसका विरोध बहुत बम्पर हुआ और आगे चल करके यह बहुत सफल भी हुआ। अब आप देखेंगे जो महात्मा गांधी जी ने क्या कार्यक्रम किए, क्या प्रोग्राम करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी जी क्या किए, दो मार्च को क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी ने 2 मार्च को एक लॉर्ड इरविन, उस समय आप देखेंगे वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन को 2 मार्च को क्या करते हैं, लॉर्ड इरविन को एक ऐतिहासिक चुनौती भरा पत्र लिख करके भेजते हैं कि जो ये नमक कर आप लगाए हैं, इस नमक कर को जो है आप समाप्त कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन इसी का जो है महात्मा गांधी जी जैसे ही 2 मार्च को चुनौती भरा पत्र लिख करके उसको नमक कर के खिलाफ जो उसको वायसराय के यहाँ भेजते हैं, लेकिन वायसराय जो था उसमें लॉर्ड इरविन के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तब महात्मा गांधी जी के समझ में आ चुका था कि अब जो है अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं हैं। फिर उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम से करीब 78% मतलब 78 लोगों के साथ जो इकट्ठा करके और वह दांडी मतलब साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल यात्रा पर निकल जाते हैं। और आप देखेंगे 300 मील की दूरी, लगभग 300 मील की दूरी को तय करने के बाद आप देखेंगे वह 5 अप्रैल को आप देखेंगे 1930 में वहां पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को वहां का नमक कानून बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। और इस तरह से इतिहास में आप देखेंगे इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और फिर यहीं से जो है नमक कर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस तरह से बड़े संघर्षों के साथ महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसमें सफलता हासिल की और नमक कानून को तोड़ करके नमक कर को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक बार फिर समझ लीजिए कि जो इसमें कार्यक्रम चलाया गया था कि महात्मा गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से मतलब आप देखेंगे 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या करते हैं, वह दांडी निकल जाते हैं पैदल यात्रा पे। 24 दिन की यात्रा पैदल करने के बाद आप देखेंगे 5 अप्रैल को 1930 में वह दांडी पहुंचते हैं। और दांडी पहुंचकर उन्होंने क्या किया, और वहां पे नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा और इसी इतिहास में इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अब आपने देखा किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अब क्या हुआ था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग जो है यह कहाँ पे पड़ता है, यह अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अमृतसर में पड़ता है। और आप देखेंगे यह अमृतसर जो कहाँ पे है, यह पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, पंजाब राज्य में। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से 2 क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर है, मानचित्र के लिए वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर है तो अमृतसर आप लिखेंगे, दर्शाएंगे। और वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो यह अमृतसर में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। यह इसको भी आपको दर्शाना है मानचित्र में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आप देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह आप देखेंगे किस क्यों हुआ था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप देखेंगे उस समय जो अंग्रेज थे हमारे देश में एक कानून लाए थे, रोलक एक्ट, जिसे 1919 में लाए थे और इसे क्या कहा जाता था, काला कानून। और इसमें क्या होते थे कि मतलब काला कानून जो था बिना अपील बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। बेकसूर लोगों को बिना अपील बिना दलील के वह क्या कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे और लोगों को जेल में बंद कर देते थे। इस तरह से आप देखेंगे जैसे यह लोग एक तरह से मार्शल लॉ लगा दिए, कानून लगा दिए, एक तरह से रोलक एक्ट कानून पास कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत से ज्यादा लोगों को बंदी बना करके जेल में बंदी बना दिया गया, कैद कर लिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी और सैफुद्दीन कुचलू जो एक तरह से राष्ट्रीय हित के जो आंदोलन करने वाले थे,
इनको भी जो है काला कानून के तहत उनको क्या कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, जिसके कारण से इसके विरोध में और शांतिपूर्वक आप देखेंगे जलियांवाला बाग में आप देखेंगे वहां एक बैसाखी मेला लगा हुआ था और लगभग आप देखेंगे 20,000 लोग वहां पे लगभग थे, इकट्ठा हुए थे। लेकिन आप देखेंगे अंग्रेजों ने क्या किया, इस शांतिपूर्ण सभा को, इस क्रांतिकारियों को आप देखेंगे जैसे ही ये लोग बंदी बना लिए गए थे और इनके विरोध में वहां पर एक शांतिपूर्वक लोग सम्मेलन कर रहे थे। इतने में आप देखेंगे अंग्रेजों में आप देखेंगे उस समय जनरल डायर था और उस समय आता है और चारों तरफ से लोगों को घेर लेता है और उन पर जो है निहत्थे लोगों पे गैर कानूनी सभा को घोषित करते हुए गोलियां चलवा दिया। इस तरह से आप देखेंगे अनायास लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हो गए और इस तरह से इतना रक्तपात हो गया कि जिससे कि आप देखेंगे इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इतनी दर्दनाक घटना अंग्रेजों के द्वारा जो की गई थी, यह जो है भारतीय लोगों के लिए बहुत कष्टदायक थी। और उस समय आप देखेंगे इतने लोग घायल हुए, इतने लोगों को गोलियां चलवा दिया और अनायास लोग निहत्थे मारे गए। इस तरह से दर्दनाक घटना ने भारत के हृदय को एकदम समझ लीजिए कि एकदम उनके खिलाफ जो थी भावना थी, राष्ट्रीय भावना को और प्रेरित कर दिया। और इस तरह से आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, यह भारतीयों के लिए बहुत दुखद घटना थी जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। इस तरह से आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में भीषण नरसंहार हुआ था हमारे देश में। इसके खिलाफ फिर जो है अंग्रेजों ने आगे और आंदोलन, अपना हिंसात्मक आंदोलन आगे बढ़ाते गए और आप उसी के खिलाफ आप देखेंगे आने वाले समय में। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि चौरी चौरा कांड की घटना क्या होती है। क्या हम आगे अगला